तो हम लोग आज बात करेंगे एथिक्स के बारे में। तो हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं अपनी एथिक्स की सीरीज़ और हम लोग बात करेंगे यूपीएससी का पूरा पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। आज हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं और जो आप यूपीएससी का पूरा पूरा कोर्स है, हम लोग बात कर रहे हैं एथिक्स के लिए, वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आप लोग जाइए और विजिट कीजिए। तो वहाँ पे आपको चैनल का हम लोग बात करें, चैनल में आप लोग जाइए तो वहाँ पर प्ले लिस्ट डली होगी एथिक्स के नाम से, एथिक्स फॉर यूपीएससी डला होगा वहाँ पे, और उसमें आप लोग क्लिक कर देना तो मिल जाएंगे आपको ये एथिक्स की पूरा पूरा कोर्स। तो हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग आज स्टार्ट बेसिक कर रहा हूँ, तो आज से हम लोग बात करें, ये जीरो लेवल से पढ़ाऊँगा मैं। तो फिर जीरो लेवल में हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं आज। जिन्हें बिल्कुल भी नहीं आता एथिक्स के बारे में वो भी पढ़ सकते हैं इससे। तो हम लोग बात करेंगे एथिक्स को क्या होता है हमारा। जैसे कि हमें पता है यूपीएससी सिविल सर्विसेज में हमारा एथिक्स का पेपर आता है। तो ये बेसिकली एथिक्स का नहीं होता है, इसके अंदर 3 टॉपिक हम लोग बात करें इसके, और इसका पूरा नाम क्या होता है, एथिक्स इंटीग्रिटी। और क्या होता है इसका फुल नाम क्या होता है, एप्टीट्यूड। तो ये उसका पूरा नाम होता है हमारे पेपर का, एथिक्स इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड। एथिक्स केवल इसका एक हम लोग बात करें यूनिट होता है, पार्ट होता है। इस वजह से इसको हम लोग बात करें ये एथिक्स कह दिया जाता है। तो हम लोग बात करें कि एथिक्स के अंदर है क्या हमारा। वैसे मैं इसको एथिक्स ही कह के चलूँगा क्योंकि आप लोग इससे भली बात ही परिचित हैं। इस वजह से हम लोग आज बात करेंगे एथिक्स को, हम लोग बात करें कि इसके अंदर होता क्या है। तो बेसिकली इसका, जैसे कि हम लोग बात करें कि जैसे हमारा हिस्ट्री सब्जेक्ट है, तो हिस्ट्री के अलग अलग ब्रांचेस हिस्ट्री के अंदर पढ़ाई जाती हैं, जैसे कि एंशियंट हिस्ट्री हुई, मेडिवल हिस्ट्री हुई या मॉडर्न हिस्ट्री हुई। तो इस तरह इसमें हम लोग बात करें कि कोई एक पर्टिकुलरली एक कोई सब्जेक्ट को लेकर नहीं पढ़ाया जाता है। इसमें अलग अलग सब्जेक्ट के जो टॉपिक होते हैं वो कंबाइन कर दिए जाते हैं, फिर पढ़ाए जाते हैं। जैसे कि हम लोग बात करें, जैसे डेनियल गोलमैन को जानते हैं, तो उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस आ जाएगा इसमें। और क्या क्या आ जाएगा, हम लोग बात करें कि इसमें इमोशनल इंटेलिजेंट आ जाएगा, साइकोलॉजी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे, जैसे कि एटीट्यूड हुआ, एप्टीट्यूड हुआ, और बहुत सारी अलग अलग सब्जेक्टों के टॉपिक इसमें मतलब डाल दिए गए हैं। मतलब कि एक तरीके से कहा जाए, दो टॉपिक दूसरे सब्जेक्ट को उठा लिए, दो टॉपिक दूसरे सब्जेक्ट को उठा लिए, मतलब एक तरीके से कहा जाए तो फलों का टोकरा बन गया ये। एक हम लोग बात करें कि एक टोकरी है, इसमें आम रखे हैं, तो हम लोग मान चलिए इसका हम लोग एग्जांपल दे रहे हैं हिस्ट्री का, कि मतलब हिस्ट्री के सब्जेक्ट है उसमें। पर हम लोग एथिक्स की जब बात करते हैं तो एथिक्स के अंदर ऐसा नहीं होता है। एथिक्स के अंदर कैसा होता है, एथिक्स के अंदर अलग अलग सब्जेक्टों से क्या उठाए जाते हैं, कॉन्सेप्ट उठाए जाते हैं। तो एक तरीके से हम लोग उसे हम लोग मान लेंगे क्या होता है, ये फलों का टोकरा होता है। और हम लोग अब बात करेंगे कि जो यूपीएससी है, यूपीएससी में ये सब्जेक्ट इंक्लूड क्यों किया गया। हम लोग आज इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। तो हम लोग बात करें कि यूपीएससी में ये जो सब्जेक्ट है वो इसलिए ऐड किया गया कि बेसिकली नॉर्मली देखा ही जाता है कि जिस व्यक्ति को नैतिकता के बारे में पता नहीं होता, मतलब कि भूल से उनसे गलती हो जाती है और उसे पता नहीं होता है कि हमसे गलती हुई है। तो इस उन लोगों का पर्सपेक्टिव ये था कि कैसे भी करके इंसान नैतिक हो या अनैतिक, यानी कि हम लोग बात करें, अगर आदमी पढ़ा लिखा है, उसे नैतिकता के बारे में पता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अनैतिक काम नहीं करेगा। तो उनका बेसिकली ये पर्पस था इसमें ये एथिक्स सब्जेक्ट डालने का, कि कम से कम आदमी को ये तो ना कह सके आदमी कि उसे एथिक्स के बारे में पता नहीं था। तो अब एथिक्स का उल्लंघन कैसे करें, मतलब कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोगों को कुछ चीज़ें पता नहीं होती हैं कि कोई चीज़ गलत है। तो जब हम लोगों को पता होती है तब भी हम लोग कर देते हैं। पर कम से कम उनका ये पर्सपेक्टिव है कि हमें पता तो हो कम से कम अगले आदमी को। इस वजह से उन्होंने ये सब्जेक्ट डाल दिया कि आदमी को कम से कम पता चले नैतिक क्या क्या चीज़ होती है और अनैतिकता क्या चीज़ होती है। इस वजह से उन्होंने एथिक्स सब्जेक्ट इंक्लूड कर दिया हमारे यूपीएससी के सिलेबस में। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो कि क्यों हमारे जो यूपीएससी का सिलेबस होता है उसमें हमारा एथिक्स का सब्जेक्ट डाल दिया गया। तो थोड़े थोड़े आप लोगों के डाउट क्लियर हो रहे होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर अपने। तो हम लोग चर्चा करेंगे कि ये पेपर जो है वो किस प्रकार का पेपर है, क्या अप्लाइड है, या फिर हम लोग बात करें कि ऐसी थ्योरी पढ़ा दिया जाता है। तो नॉर्मली जो पीसीएस के एग्जाम्स होते हैं तो उसमें क्या कराया जाता है कि नॉर्मली ऐसे ही कह दिया जाता है कि आप इस आइडियोलॉजिस्ट का नाम बताइए, उस आइडियोलॉजिस्ट का हम लोग बात करें कि इस दार्शनिक का नाम बता दीजिए, उस दार्शनिक का नाम बता दीजिए। ऐसे करके हमसे सवाल पूछे जाते हैं। तो ऐसे करके हम लोगों से सवाल पूछे जाते हैं। पर इसमें हम लोग बात करें यूपीएससी में ऐसा नहीं होता है। यूपीएससी में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जैसे कि किसी थिंकर के थोड़ा बहुत कोड दे देंगे और उनसे कहेंगे कि जो हमारे कि एरिस्टोटल थे, तो उनसे आपने क्या सीखा, उनके विचारों के लेकर आपके विचार क्या हैं। तो फिर ऐसी चीज़ हमसे पूछती जाती हैं, यानी कि
आपके एक तरीके से एटीट्यूड चेक किया जाता है, उनके हम लोग बात करें थॉट से। तो ऐसे सवाल आते हैं, अप्लाइड केसिंग पे सवाल आते हैं। और हम लोग बात करें कि जैसे कि हम लोग बात करें यूपीएससी का सिलेबस थोड़ा पीसीएस के सिलेबस से थोड़ा अलग होता है, क्योंकि उसमें बेसिकली फैक्ट वाइज़ चीज़ें पूछी जाती हैं और इसमें एनालिटिकल चीज़ें पूछी जाती हैं कि आप क्या सीखे, आपके दिमाग में कोई चीज़ कैसे गई, उसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करते हैं। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं हमारे इसमें। तो हम लोग अब बात करेंगे इसके एडवांटेज की, मतलब कि जो एथिक्स सब्जेक्ट है इसको पढ़ने से हमें एडवांटेज क्या क्या होंगे। अब हम लोग इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। तो इसको हम लोग बात करें, तीन जगह पे फ़ायदे होते हैं एथिक्स पढ़ने से। सबसे पहले हम लोग बात करें कहाँ फ़ायदा होता है। सबसे पहले फ़ायदा होता है हमारा यूपीएससी मेंस में, कि मेंस में हमें लिखने की हम लोग बात करें प्रैक्टिस हो जाती है। दूसरा होता है इंटरव्यू में, क्योंकि इंटरव्यू में आपसे इतने घुमा घुमा कर सवाल पूछे जाएंगे, इतने घुमा घुमा कर केस स्टडी के फॉर्म में, कि मान चलिए कि आपसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो मान चलिए कि एक एग्जांपल ऐसे दिया जाएगा कि मान चलिए कि आपकी कोई दोस्त है, वो आपको पसंद करती है, तो उससे वो शादी करने के लिए कह रही है और आपके घर वाले लव मैरिज के खिलाफ हैं। तो एक तरफ वो कह रही है, एक तरफ वो कह रही है, दोनों आमने-सामने खड़े हैं। तो आप क्या निर्णय लेंगे, किसकी तरफ जाएँगे? तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं ऐसे करके, बहुत टफ सवाल पूछे जाते हैं उसमें यूपीएससी में। तो ये हम लोग बात करें कि ऐसे-ऐसे हमारे इंटरव्यू और मेंस में काम आते हैं। और लाइफ़ में कैसे काम आते हैं, तो लाइफ़ में आपको डिसीज़न मेकिंग में काफ़ी ज़्यादा हम लोग बात करें कि एथिक्स जब आप लोग पढ़ लेंगे, तो काफ़ी हद तक ये आपकी डेली लाइफ़ में काम में आएगा ये सारी चीज़ें, कि आपको डिसीज़न कैसे लेना चाहिए, क्या तर्क सोचना चाहिए, कौन-सी वैल्यूज़ आगे रखनी चाहिए, कैसा पर्सपेक्टिव आगे रखना चाहिए, तो ऐसी करके चीज़ें पूछी जाती हैं हमसे। तो ये थे हमारे एडवांटेज एथिक्स पढ़ने के, कि हमें कहाँ-कहाँ फ़ायदा मिलेगा डेली लाइफ़ में और हमारे मेंस में, और हम लोग बात करें इंटरव्यू में, तीनों जगह पे हमें फ़ायदा ही फ़ायदा मिलेगा। अब हम लोग बात करेंगे कि हमारे जो एथिक्स का पेपर होता है इसमें अप्रोच लेके कैसे चलनी पड़ती है, यानी कि हमारी अप्रोच कैसी होनी चाहिए। तो अप्रोच के हमारे 2-3 पॉइंट है, तो मैं आपको बता दूँगा। तो अप्रोच हमारी कैसी होनी चाहिए? अप्रोच हमारी होनी चाहिए, उसमें सबसे पहले क्या होना चाहिए? वैल्यू न्यूट्रलिटी, यहाँ पे आ नहीं पा रहा मेरा पूरा। तो क्या होनी चाहिए? वैल्यू न्यूट्रलिटी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? वैल्यू न्यूट्रलिटी होनी चाहिए। तो वैल्यू न्यूट्रलिटी का मतलब क्या होता है? तो वैल्यू न्यूट्रलिटी का मतलब होता है, तो बेसिकली वैल्यू न्यूट्रलिटी होती है कि जैसे मान चलिए कि मेरी वैल्यू का मतलब आप लोगों को पता होगा कि जो हम लोग बात करें, जैसे कि मैं एग्जांपल देके समझा रहा हूँ कि मेरा वैल्यू ये है कि मैं अपनी बता नहीं रहा हूँ, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि मेरी वैल्यू ये है कि मैं क्या खाता हूँ, मांस नहीं खाता हूँ या मछली नहीं खाता हूँ, कुछ भी नहीं खाता हूँ। मैं क्या हूँ? नॉन वेजिटेरियन हूँ। अगला आदमी, मेरा कोई दोस्त है, वो क्या है? वेजिटेरियन, वो नॉन वेजिटेरियन है, यानी कि वो मांस मछली खाता है। तो अगर मेरी सोच ऐसी है कि मैं उससे कहता हूँ कि भैया कि तुम खाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है और मैं तो अपना खाता हूँ। तो ये क्या है? हमारा वैल्यू न्यूट्रलिटी है, यानी कि हमें सामने वाले से कोई दिक्कत नहीं है और वो सामने वाले की दिक्कत है कि वो क्या करता है, क्या नहीं करता है। तो और हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग बात करें कि अगर हम लोग ऐसा कर दें कि उससे कहें भैया तुम भैया किसी की जान ले रहे हो, किसी को मार रहे हो, तो ये सारी चीज़ें क्या आ जाती हैं कि आप इसमें वैल्यू न्यूट्रलिटी नहीं रखते हैं, यानी कि आपको सामने वाले से दिक्कत हो जाती है। तो फिर हम लोग बात करेंगे ये क्या होती है? वैल्यू न्यूट्रलिटी नहीं होती है हमारी। दूसरी चीज़ आती है हमारी रीज़निंग माइंड, यानी कि हमारा कैसा माइंड होना चाहिए? रीज़निंग माइंड होना चाहिए कि बिना कोई हमसे कोई कुछ कह दे और हम वो चीज़ मान लें। ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमें पता है, अगर आप लोगों ने अगर मेडिवल हिस्ट्री पढ़ी है, तो उसमें आप लोगों ने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो उसमें रेनेसां का कॉन्सेप्ट आया था। तो रेनेसां के कॉन्सेप्ट में भी यही ये था कि भैया रीज़निंग की जो हम लोग बात करें, वो अभाव था वहाँ पे। तो लोगों की जो रीज़निंग पावर थी वो बहुत ज़्यादा कम थी। तो वो भगवान के तर्क दे देते कि कोई भी काम हो रहा है, कोई फिनोमेना हो रहा है, तो भगवान करवा रहे हैं। ऐसा कह देते थे वहाँ पे। हम लोग बात करें रेनेसां एज से पहले। तो रेनेसां एज जैसे ही आई, तो लोगों ने क्या किया? रीज़निंग माइंड स्टार्ट कर दिया। तो वही हमारा यही है कि एथिक्स को अगर समझना है आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा? रीज़निंग माइंड लाना पड़ेगा। और तीसरी चीज़ होती है बैलेंसिंग माइंड। क्या होती है? बैलेंसिंग माइंड। बैलेंसिंग बैलेंसिंग माइंड होना चाहिए हमारा। तो क्या मतलब होता है बैलेंसिंग माइंड का, हम लोग वो समझते हैं अब। तो बैलेंसिंग माइंड ये होता है कि हम लोग किसी भी चीज़ के एक्सट्रीम में नहीं जाएंगे,
यानी कि हमें हर चीज़ को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। जैसे हम लोग को आंसर लिख लेंगे, तो हम ये नहीं कह देंगे कि हाँ, ये चीज़ बिल्कुल सही है या फिर ये चीज़ बिल्कुल गलत है। मतलब न्यूट्रैलिटी बना के चलनी चाहिए। और जो हमारा चौथा पॉइंट है वो क्या है हमारा, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, तो वो होता है हमारा कॉन्टिन्यूम अप्रोच। उसके बारे में तो चलिए शुरू करते हैं हमारी कॉन्टिन्यूम अप्रोच के बारे में। तो मान के चलिए आप लोग एक मैं मान के चला कि एक आदमी है, तो जैसे कि मान चलिए कि एक आदमी है, तो ये अच्छा भी हो सकता है, कभी-कभी ये अच्छा भी बिहेव करेगा, कभी-कभी बुरा भी बिहेव किया करेगा, क्योंकि आप लोग अपनी लाइफ में देखते होंगे, कभी-कभी आप लोग किसी के साथ बहुत अच्छा बिहेव करते हैं और कभी-कभी बुरा भी बिहेव करते हैं। तो आदमी के अंदर क्या होता है कि कभी-कभी कभी-कभी थोड़ी अच्छाई ज़्यादा हो जाती है, मतलब अच्छाई का परसेंटेज थोड़ा ज़्यादा हो जाता है और कभी-कभी बुराई का परसेंटेज ज़्यादा हो जाता है। यानी कि एक आदमी के अंदर ही दोनों चीज़ें होती हैं, अच्छाई और बुराई, यानी कि राम और रावण दोनों इंसान के अंदर ही होते हैं, बस उसका अनुपात अलग होता है। तो यही हमारी सोच के चलती है कि हम लोग कभी ये मान के नहीं चलते हैं कि जो हमारा ए पर्सन है, वो क्या है, या फिर गुड है या फिर पक्का गुड है। तो कभी-कभी जैसे कि आप लोग मान लेते होंगे कि आपके बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं कि जब वो कि मान लेते हैं कि उनको जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं या फिर हम लोग बात करें उनके पेरेंट्स हैं, वो हमेशा ही अच्छे होते हैं। तो कभी-कभी या तो ये कुछ उन लोगों की ओवर एस्टिमेशन होती है कि वो कि कोई चीज़ को पक्का ही मान लेते हैं। तो कभी-कभी उनके पेरेंट्स या फिर टीचर्स भी कभी-कभी गलतियाँ कर देते हैं, तो उन्हें ये लगता है कि ये तो कभी गलत हो नहीं सकते हैं। पर ऐसा नहीं होता है। कोई चीज़ हम लोग बात करें, कोई चीज़ फिक्स पक्की नहीं होती है, कोई पक्की चीज़ नहीं होती है। यानी कि उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत अच्छा, कुछ ना कुछ थोड़ा बुरा। तो हम लोग कभी-कभी प्रीफिक्स बना पहले ही से हम लोग सोच लेते हैं कि ये आदमी बहुत अच्छा है हमारा, तो ये आदमी बेकार है। तो ऐसे करके हम लोग सोच बना लेते हैं। तो ये हमारी कॉन्टिन्यूम अप्रोच नहीं होती है। कॉन्टिन्यूम अप्रोच क्या होती है हमारी, कि हम मान लेंगे कि कोई व्यक्ति के अंदर कुछ परसेंट अनुपात में कुछ अच्छा भी होता है और कुछ बुरा भी होता है। तो यही हमारी होती है कॉन्टिन्यूम अप्रोच। तो उम्मीद है कि आपको कॉन्टिन्यूम अप्रोच समझ में आई हो। अगर हम कॉन्टिन्यूम अप्रोच को और अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, तो मैं एक आपको दूसरा एग्जांपल बता रहा हूँ। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये केवल इंसान के लिए नहीं बताया था, मैंने कोई डिसीजन के लिए बताया था या फिर कोई एक्ट के लिए बताया था। तो कोई एक्ट हम लोग बात करें कि कोई पूरी तरह से हम मान चलिए क्या गुड है, ये बैड की स्केल है। तो जो इंसान होता है, तो इंसान के जो एक्ट होते हैं, कभी ऐसा नहीं होता है कि वो एक्सट्रीमली गुड ही हो। कभी-कभी ऐसा होता है कि वो यहाँ पे भी एक्सेस कर रहा होता है, यानी कि थोड़ा बुरा भी होता है और ज़्यादा अच्छा होता है। कभी-कभी ऐसा होता है कि ज़्यादा बुरा होता है और कभी-कभी थोड़ा अच्छा भी होता है। तो ये हमारी होती है कॉन्ट्रा अप्रोच। कि अगर आप लोग दुनिया में आदमी ढूँढने लगे, तो आप लोगों को क्या मिलेगा? सॉरी फॉर दैट, है कि मेरी कॉल आ गई थी, तो इस वजह से मैंने थोड़ा टॉपिक थोड़ा गड़बड़ हो गया वहाँ पे। तो मैं यही बता रहा था कि मैं दोबारा थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमारा कोई भी डिसीजन होता है, वो हमेशा अच्छा या बुरा नहीं होता है, यानी कि दोनों के बीच में कोई हमारा फैसला एग्जिस्ट करता है। तो यही हमारी क्या होती है, कॉन्टिन्यूम अप्रोच होती है। तो उम्मीद है कि आपको कॉन्टिन्यूम अप्रोच सही समझ में आ गई होगी। यानी कि हम लोग कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेते इसमें कि कोई चीज़ अच्छी है या फिर बुरी है। तो हम लोग इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं कि एथिक्स के अंदर कैसे-कैसे हम लोगों को डिसीज़न लेने पड़ते हैं। तो मान चलिए कि आप कोई हम लोग बात करें, आप आर्मी ऑफ़िसर हैं, कौन है आर्मी ऑफ़िसर हैं, तो आप लोगों ने जंग चल रही है, जंग के दौरान आप लोगों ने 15 लोगों को मार दिया। कितने लोगों को मार दिया? 15 लोगों को आपने मार दिया है। तो आपकी भैया बड़ी वाहवाही होगी, बड़ी तारीफ़ होगी। तो अब यहाँ पे देखना, जान लेने की बात चल रही है, यानी कि 15 लोगों को मार दिया है। वही हम लोग बात करें कि एक पर्सन बी है, उसने एक आदमी का मर्डर कर दिया है। तो अब वही जान लेना क्या हो जाएगा उसके लिए, गलत हो जाएगा, क्योंकि भैया उसने सामने वाले की जान ली है, तो भैया 4 लोग उसे बुरा कहेंगे, ये कहेंगे, वो कहेंगे, फलाना कहेंगे, ढिकाना कहेंगे, इतनी सारी चीज़ें होंगी। तो अब उसको क्या माना जाएगा, हमेशा के लिए बुरा माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? क्योंकि उसने किसी की हत्या कर दी है। तो आप लोग देख रहे हैं, किसी की हत्या करना कभी-कभी सही हो जाता है, कभी-कभी ये गलत हो जाता है। यानी कि कोई चीज़ पक्की नहीं है। यही हमारी क्या होती है, एथिक्स, यही एग्ज़िस्ट करती है हमारी। उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो। यही मैंने क्वांटिटेटिव अप्रोच बताई थी बेसिकली। उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो। तो चलिए सब बढ़ते हैं अपने सिलेबस की ओर, कि सिलेबस हमसे क्या कहना क्या चाहता है। तो हम लोग बात करें इसके जो सिलेबस के, हमने स्टार्टिंग में बताया भी था कि इसके जो टॉपिक्स होते हैं, वो हम लोग बात करें अलग-अलग सब्जेक्ट से उठाए गए थे। तो बेसिकली कौन-कौन सब्जेक्ट हैं, हम लोग उनके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। इसके जो ज़्यादातर टॉपिक्स उठाए गए हमारे कहाँ से, साइकोलॉजी से। किससे? साइकोलॉजी से। पूरी स्पेलिंग तो नहीं आ रही, जितनी आ रही है वहाँ पे लिख दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जगह थोड़ी कम है। दूसरा है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी होती है हमारी। और तीसरी होती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। क्या? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और चौथा सब्जेक्ट हमारा वो है फ़िलॉसफ़ी।
फ़िलॉसफ़ी से भी काफ़ी सारी चीज़ें उठाई गई हैं। तो ये 4 सब्जेक्ट होते हैं हमारे, जिनसे हमारी क्या उठाई गई है, एथिक्स को उठाया गया है। मतलब इन्हीं 4 सब्जेक्ट से हमारे टॉपिक आते हैं, जैसे कि एटीट्यूड वगैरह हुआ, ये सब इन्हीं सब्जेक्टों से उठाए गए हैं, जो कि हमारे मेन टॉपिक्स हैं।